एवरीबॉडी, ये है क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। इससे पहले हम पीएच के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पीएच स्केल हमने पढ़ा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये पीएच जो एसिड और बेस से रिलेटेड होता है, क्या इसका हमारी एवरीडे लाइफ में या हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है क्या, इसी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या पौधे और जंतु पीएच सेंसिटिव होते हैं? क्या उनके बॉडी में, शरीर में पीएच का कोई कार्य होता है या वह पीएच के प्रति कैसे संवेदना शो करते हैं? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में पीएच रेंज 7.0 से 7.8 होती है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग पीएच होती है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? यस, 7.4 होना चाहिए। हमारा जो सलाइवा होता है, बकल कैविटी माउथ में, हमारा जो पीएच होना चाहिए सलाइवा का, लार का, वो भी थोड़ा बेसिक होना चाहिए। दैट इज 7.2 समथिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वे एक नैरो पीएच रेंज, मतलब वह बहुत ज़्यादा पीएच चेंज को सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। वो बिल्कुल नैरो पीएच रेंज में ही अपने बॉडी फंक्शंस को कर पाते हैं। ऐसा क्यों है उसको हम अच्छे से आगे अभी लाइव प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें हम समझ पाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि यदि पीएच रेंज बहुत कम या ज़्यादा होती है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे मनुष्य के ब्लड का पीएच 7.4 है, अगर यह थोड़ा कम हुआ, है ना, ये 6 से नीचे हुआ या 6 भी हुआ तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक ब्लड होने से हमारे बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और यदि ये 7.4 से ज़्यादा हुआ, है ना, या 8 या 9 भी हुआ तो भी बेसिक मीडियम बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से भी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब वाटर का रेन, जब वर्षा होती है तो उसका पीएच यदि 5.6 से कम हो तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन के बारे में आपने 8th में और 9th में पहले बहुत बार पढ़ रखा है कि हमारी जो पोल्यूशन वाली गैसेज होती हैं, CO2, SO2, NO2, ये सभी एटमॉस्फेयर में जाके मॉइस्चर से, वाटर से रिएक्शन करती हैं और ये एसिड बनाती हैं, लाइक H2SO4, HNO3 एंड HCO3। इस तरह के एसिड बनाती है, और जब वर्षा होती है तो ये वाटर के साथ नीचे आती है। तो जो हमारा रेनिंग होती है उसमें पीएच यदि 5.6 से नीचे होती है तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड अदर लाइफ्स। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोवर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। जब एसिड रेन का पानी रिवर्स में जाता है या किसी भी वाटर बॉडी में जाता है तो यह उस वाटर बॉडी के पीएच को लो कर देते हैं, वहाँ पर एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से उस रिवर में या जो भी हमारी वाटर बॉडी है उसमें लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बात थी कुछ। अब यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है एसिड इन अदर प्लैनेट्स। जो दूसरे प्लैनेट्स है अर्थ के अलावा, वहाँ पर क्या स्थिति है एसिड की या एसिडिक मीडियम कैसा है? द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस हमारा शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है? बिल्कुल थिक वाइट, बिल्कुल वाइट कलर की फ्यूम्स। जैसे हमारे यहाँ पानी के बादल होते हैं, इसी तरह वहाँ पर वाइट और येलोविश क्लाउड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। वहाँ पानी तो नहीं है लेकिन वहाँ बादल हैं किसके? एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम्स है वहाँ पर। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर उस प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है?
यस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत वेरी लो पीएच रेंज होगी और बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा, तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। नाउ व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपके घर के आसपास या घर के पीछे की जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है? प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हेल्दी ग्रोथ के लिए भी एक अच्छी पीएच रेंज चाहिए होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12। तो आप अपने खेत की, घर की या कहीं की भी मिट्टी को लेकर, सॉइल को लेकर उसका पीएच फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करना है एक्टिविटी 2.12 में बताया गया है। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह का प्लांट किस तरह की पीएच रेंज में सर्वाइव कर सकता है या उसे उस पीएच रेंज में रहना पसंद है। एक्टिविटी 2.12, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml वाटर टू इट। आपको 2 ग्राम सॉइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में, थोड़ी सी मात्रा में, और उसमें 5 ml वाटर डालना है। चेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसमें जो कंटेंट्स हैं, सामग्री है, उसको अच्छे से हिलाना है, मिलाना है, चेक करना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको उस कंटेंट्स को, सामग्री को फिल्टर करना है, और जो ऊपर उसमें फिल्ट्रेट बचता है, ठीक है, फिल्ट्रेट यानी कि छानने के बाद आप नीचे जो कलेक्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब उस फिल्ट्रेट का पीएच हम चेक करेंगे किसकी सहायता से? यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से, या यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन से हम उसको चेक कर सकते हैं। उसकी स्ट्रिप जो कलर रेंज होती है वो हमने पहले पढ़ रखी है, वो एक स्पेसिफिक कलर देता है किसी भी रेंज के पीएच के लिए। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन? तो आप इस तरह से क्या कंक्लूड करते हो कि आपके क्षेत्र में सॉइल पीएच क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच रेंज 6 to 7 होनी चाहिए, ठीक है। 6 से लेकर 7 पीएच वाटर प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इस पीएच कंडीशन में प्लांट्स को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक। देन पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ये पहले से पता है वैसे कि हमारे स्टोमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है, HCl। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ये हमारे फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करता है, या उसको एक तरह से इनिशिएट करता है डाइजेशन को, और हमारे स्टोमक को भी ये हार्म नहीं करता है। जबकि हम जानते हैं कि HCl एक बहुत डेंजरस, हार्मफुल एंड कोरोसिव एसिड है, और यदि हमारे हाथ पर गिर जाता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो ये हमारे हाथ को बर्न कर सकता है, जला सकता है, इतना ख़राब ये होता है। लेकिन ये हमारे स्टोमक में सिक्रेट होता है। ड्यूरिंग indigestion, the stomach produce too much acid and this causes pain and irritation। जब कभी हमें ज़्यादा भोजन खाने में आ जाता है या इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन मतलब अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा स्टोमक बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन स्टोमक में होते हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट आर एंटासिड्स, है ना, एंटा लगा हुआ है इसमें, और एंटा जो है इसका अर्थ होता है ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट मतलब ये उसके विपरीत काम करते हैं, एसिड के विपरीत काम करने वाले। हिंदी में इनको प्रतिअम्ल कहते हैं। तो इस पेन से रिलीफ पाने के लिए लोग क्या करते हैं? बेसिस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एंटासिड में हम बेसिस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिस
मिलाने पर या बेसिस जब हमारे स्टमक में जाएंगे तो वह एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड बेस रिएक्शन होगा और वहाँ पर साल्ट और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और एसिड का असर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है और जनरली पूछा जाता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट होम एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस तरह की एंटासिड या बेसिस के बारे में हमने शुरू में भी बात की थी चैप्टर में। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ये एंटासिड हमारे स्टोमक में जो एक्सेस अधिक मात्रा में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके असर को समाप्त कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। और एक जो बहुत फेमस एंटासिड है हमारे पास वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको भी आप नोट करें, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, नेम वन एंटासिड विच इज़ यूज्ड इन एसिडिटी, है ना। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि यदि आपकी एसिडिटी हो जाती है तो आप कौन सी दवाई का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कौन से केमिकल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ pH चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मीन्स दंत क्षय, दांतों का खराब होना, संक्षारित होना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। यदि हमारे माउथ में टूथ pH 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे टीथ का डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो आपके यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, या इन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हार्डेस्ट सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो न तो कोई बोन है और न ही कोई मसल है, वो कौन है, आपके टूथ का इनामेल। ठीक है, ध्यान रखिए हमारे जो टूथ होते हैं वो बोन्स नहीं होते, हड्डियां नहीं होते, ठीक है, वो एक अलग ही पदार्थ के बने होते हैं, है ना। और टूथ की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह इनामेल कहलाती है। इनामेल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CaPO4। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट। और वह हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट कठोर पदार्थ होता है। It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है लेकिन यह एसिड के साथ कोरोडेड होने लगता है या धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो ये pH लो कैसे होता है, तो pH लो होने का कारण है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, माउथ में एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण माउथ का pH 5.5 या उससे कम हो जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। हम जब भोजन करते हैं तो हमारे दांतों में शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होती हैं, शुगर होती है ना, और दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को वह खाते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से वहाँ पर एसिड उत्पन्न होता है। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food। और इससे बचने का सबसे जो अच्छा तरीका वो क्या है कि कुछ भी खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से वाटर से धो। Using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। और हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वे भी जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। वो इसीलिए बेसिक होते हैं क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और pH को कम कर देते हैं। तो वहाँ भी एंटासिड की तरह बेसिक पदार्थों का यूज किया जाता है टूथपेस्ट में, और वे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और
टूथ डीके से हमें बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें से आप इनको ध्यान से पढ़ें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वे एसिड को या बेसिस को अपने सेल्फ डिफेंस के रूप में भी यूज़ करते हैं। सेल्फ डिफेंस मतलब आत्म सुरक्षा के रूप में भी यूज करते हैं, और इसे हम केमिकल वारफेयर कह सकते हैं, है ना, एक रासायनिक युद्ध की संज्ञा इसको दे सकते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी? क्या आपको कभी हनी बी यानी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ये बी स्टिंग जो होता है, बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी का कांटा या उसका डंक, उसमें एसिड होता है जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ। और उस जगह हम यदि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? खाने का सोडा, है ना। अभी इसके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं आगे। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा या मीठा सोडा। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं स्टिंगिंग एरिया पर तो वहाँ पर हमें रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। और इसी तरह से निटल एक पौधा है, ठीक है, पौधा है, और उसकी पत्तियों में कुछ कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यदि हम उनको छू लेते हैं तो उनमें से मिथेनोइक एसिड हमारी स्किन में आ जाता है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होती है ना। तो ये भी एक तरह से एक केमिकल वारफेयर या सेल्फ डिफेंस के रूप में वे यूज करते हैं। और यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ निटल लीव्स हैव। तो इसमें निटल लीव्स में हमारा मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन के हमारे पास विकल्प या ऑप्शंस होते हैं। निटल इज अ हर्बेसियस प्लांट। निटल अभी जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, विच ग्रोव्स इन द वाइल्ड। और ये कहाँ उगता है? जंगल में उगता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। इसकी पत्तियों पर कुछ डंक जैसे बाल होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, डंक मारने वाले बाल होते हैं। विच कॉजेस पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। और यदि हम इन्हें गलती से छू लेते हैं तो यह बहुत पेन वहाँ पर करते हैं। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। और ऐसा किस वजह से होता है? वहाँ पर एक एसिड वो सिक्रेट करते हैं, मिथेनोइक एसिड, उसकी वजह से ऐसा होता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉक प्लांट। और एक जो ट्रेडिशनल है ना, परंपरागत रूप से प्राचीन समय से एक इसके लिए हमारे पास रेमेडी है। रेमेडी मतलब उपचार है कि जिस जगह पर इसकी पत्तियों का डंक लगा है, हेयर्स लगे हैं, उस जगह पर आप डॉक प्लांट, एक और दूसरा प्लांट होता है डॉक प्लांट, उसकी पत्तियों को लगाएं। विच ऑफन ग्रोव्स बिसाइड द निटल इन द वाइल्ड। जो क्या होती हैं जनरली ये वाइल्ड में, जंगल में निटल के अलावा ये भी पाई जाती हैं। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। क्या आप डॉग प्लांट के और नेचर के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो जनरली यू कैन से दे हैव बेसिक इन नेचर। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ निटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। तो यदि आप कभी जंगल में ट्रैकिंग करने जाते हैं और आप निटल प्लांट से टच कर लेते हैं तो आपको कौन सा प्लांट ढूंढना है? यस, दैट इज़ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट को आप ढूंढकर जल्दी से उसकी पत्ती को उस एरिया पर लगा लेंगे तो आपको उससे राहत मिलेगी। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफ़ेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच स्टिंग्स। क्या आपको और भी किसी ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के बारे में पता है जो इस तरह की स्टिंग्स में काम में ली जाती हैं? देन यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ये बहुत काम की इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ सोर्स दिए गए हैं, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, है ना, कुछ हमारी नेचर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं जिनमें एसिड पाया जाता है, और कौन सा एसिड पाया जाता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हम देखते हैं सबसे पहले विनेगार हमारा एक केमिकल होता है जो कि अचार वगैरह में यूज किया जाता है। सिरका इसको हिंदी में बोलते हैं, सिरका। और इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
जो है ये सोर मिल्क में भी पाया जाता है। ठीक है, हाँ सॉरी, एसिटिक एसिड विनेगार में होता है, और हमारा जो सोर मिल्क होता है कर्ड, हाँ जिसको हम दही कहते हैं, इसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। देन ऑरेंज, ऑरेंज संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन, लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। टेमरिंड यानी इमली, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। आंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि ये जो चींटी के डंक वगैरह होते हैं जिनसे हमें जलन होती है, नेटल स्टिंग, इनमें हमारे एसिड ही होते हैं, और इनके नाम MCQs में कई बार पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, देन हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास दो सॉल्यूशन है A एंड B। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, है ना। एक का pH 6 है और एक का 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आप बता सकते ना कि यहाँ पर कौन ज़्यादा एसिडिक है। यस, जिसका pH कम है दैट इज़ मोर एसिडिक। तो pH 6 वाला सॉल्यूशन A यहाँ पर एसिडिक है, और उसी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो pH लो होता है, और pH लो होने का मतलब उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेस। तो आप बता सकते हैं A इज एसिडिक एंड B इज बेस। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट फॉर जस्ट प्रैक्टिस। What effect does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of the solution। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, यदि उसमें आप H प्लस एक्वस आयंस उसमें मिलाते हैं, है ना, उसमें ऐड करते हैं, H प्लस एक्वस आयंस उसमें ऐड करते हैं या उसमें से रिमूव करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यदि H प्लस एक्वस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वह सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, उसका pH कम हो जाएगा। और यदि H प्लस एक्वस आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है, लो होता है, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक, और उसका pH लेवल हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस, है ना। अभी तक हमने पढ़ा है कि बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस होते हैं, है ना। तो क्या उनमें H प्लस एक्वस आयन भी पाए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल पाए जा सकते हैं, लेकिन उनको हम बेस इसलिए कह रहे हैं कि उनमें H प्लस आयंस की तुलना में OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको बेस कह रहे हैं। तो H प्लस आयंस उनमें बिल्कुल हो सकते हैं। इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक, है ना। तो हाँ, और ये क्यों बेसिक है? क्योंकि इनमें OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन या उनकी संख्या, उनकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम उनको बेसिक कह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चाक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, क्योंकि इसमें क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और चौक जैसे सबस्टेंस का इसमें यूज़ किया गया है, नाम लिया गया है। और यहाँ पर तो उन्होंने हिंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे केमिकल नेम भी उनके दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे हिंट नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम क्या होता है और चौक क्या होती है। और ये फर्स्ट चैप्टर से ही हमारे बार बार आ रहे हैं सामने, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, है ना, उसमें हम पानी मिलाते हैं तो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है और स्लैग्ड लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का, और ट्वाइस। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। ठीक है, तो ये सब हमारे बेसिक मटेरियल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड है, इसलिए बेसिक मटेरियल हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में कोई भी फार्मर अपनी मिट्टी में या खेत में इन चीज़ों का यूज करेगा, बेसिक चीज़ों का यूज करेगा। तो हम बता सकते हैं कि यदि उसकी सोइल का pH लो आ रहा है ना, बिलो
6 या बिलो 5 आ रहा है तो उसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो रही है, और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो इन बेसिक चीज़ों का या ऐसी जो चीज़ें हैं क्विक लाइम, स्लैग लाइम और चॉक पाउडर जैसी चीज़ों का यूज करेगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए, उसकी मिट्टी को वापस बेसिक बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ओके, थैंक यू।